पिछले दिन हमने 3 पैमाना के बारे में पढ़ा था, सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और एक टेम्परेचर भी निकाला था जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होता है, दैट वाज द -40 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम कुछ और उससे आगे पढ़ेंगे आज। अब है कि कोई चीज़ पानी में क्यों तैरता है, चाहे पानी में क्यों डूब जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। अगर दो पदार्थ है, मान एक पानी है, एक लोहे की कील है, तो लोहे की कील का डेंसिटी अगर अधिक होगा पानी के डेंसिटी से, तो लोहे का कील पानी में डूब जाएगा। उसी लोहे के कील को जब पीट करके हम जहाज बनाते हैं, पानी का जहाज बनाते हैं, तो उसका डेंसिटी पीटने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे उसका डेंसिटी घट जाता है। और डेंसिटी घट गया, पानी की डेंसिटी से कम हो गया, तो वह जहाज पानी पर तैरता है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी की वजह से ही कोई चीज़ पानी में तैरता है या पानी में डूब जाता है। अब हम देखेंगे कि बर्फ पानी में तैरता है, ठीक है, और बर्फ पानी में तैरता है इसलिए कि बर्फ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी में तैरता है। मगर अगर झील में बर्फ जम गया तो नीचे सतह पर जो है जलीय जीव जंतु है, मछली है, घड़ियाल है, बहुत से तरह तरह के जीव जंतु है। तो अगर नीचे में भी बर्फ जम जाता तो मछली दब के मर जाती, चाहे जलीय जीव जंतु दब के बर्फ में दब के मर जाता। तब हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है जब मतलब कि यही झील है, हो गया, राइट, और यहाँ पर बर्फ जम गया, ये ऐसे है, यहाँ पर क्या होगा, ये पानी है, राइट, क्योंकि पानी का घनत्व हम जानते हैं कि सबसे नीचे में जो पानी होगा, सबसे भारी पदार्थ पेंदिम होगा, उससे हल्का पेंदी से थोड़ा ऊपर होगा, उससे हल्का और थोड़ा ऊपर होगा, सबसे हल्का झील के सतह पर होगा। ठीक है, राइट। अब झील के सतह पर बर्फ है, तो नीचा में वैसा पानी है जिसका घनत्व जो सबसे भारी है, इसका मतलब उसका घनत्व सबसे अधिक है। पानी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। पानी घनत्व अधिक हुआ माना वह सबसे भारी हुआ, और भारी हुआ तो झील के पेंदे में जाएगा। झील के पेंदे में भारी पानी है, धीरे धीरे पानी ये होता हल्का होता जाता, हल्का होता जाता, यहाँ पर बर्फ हो गया, सबसे हल्का है। ठीक है, राइट। यहाँ पर जो पानी है सबसे भारी पानी है, सबसे भारी पानी है। ठीक है, सबसे भारी पानी का टेम्परेचर क्या होगा, घनत्व क्या होगा, घनत्व बराबर होता मात्रा बटे आयतन, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, राइट, मात्रा बटे आयतन। ठीक हो गया। घनत्व अधिक हुआ माना वो पानी अधिक भारी हुआ, और यह पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, आयतन सबसे कम होता है। सबसे आयतन कम हुआ तो घनत्व अधिक हुआ, घनत्व अधिक हुआ माना हुआ सबसे भारी हुआ। यानी यहाँ पर जो सबसे भारी पानी है, सबसे भारी पानी पेंदिम रहेगा, राइट, सबसे भारी पानी झील के पेंदी में रहेगा। ठीक हो गया, पेंदी में रहेगा। ठीक है, राइट। सबसे भारी पानी माने सबसे अधिक घनत्व वाला पानी झील के पेंदे में होगा। ठीक होगा। सबसे अधिक घनत्व क्या होता है पानी का, जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। इसलिए यहाँ का झील के पेंदी का तापक्रम क्या होगा जी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मानिए यहाँ आए तो यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहाँ आए तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहाँ आए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहाँ पर आए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब झील के पेंदी का तापक्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि झील के सरफेस जहाँ पर बर्फ जमा है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे हम टेम्परेचर घटते जाएगा और यहाँ पर आके 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर तो पानी रहेगा, उस पर बर्फ तो नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर पानी है। पानी में जलीय जीव जंतु, मछली हो चाहे कोई भी जलीय जीव जंतु आसानी से तैरेगा और रहेगा। वो वहाँ पर बर्फ नहीं जमेगा। जब भी बर्फ होगा तो वो झील के सर यहाँ वाला पानी का टेम्परेचर कम है, यहाँ पर ही बर्फ बनेगा, नो कि यहाँ पर बर्फ बने। यहाँ का टेम्परेचर ऑलवेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। झील के पेंदी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर घटते जाएगा और ऊपर में आके 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, राइट। ये इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड है कि क्योंकि पानी का घनत्व जो है सबसे भारी पानी यहाँ रहेगा। और सबसे भारी पानी रहने का मतलब है घनत्व अधिकतम होना। अधिकतम घनत्व कब होगा? जब सबसे कम आयतन होगा। सबसे कम आयतन कौन डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व महत्तम होगा, इसलिए यहाँ भारी पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, राइट। यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड के चलते जो है वो जलीय जीव जंतु जिंदा रहता है। ठीक हो गया? अब समझ में आ गया क्या बात रहा? जो मतलब जलीय जीव जंतु, ऊपर में बर्फ है, नीचे में पानी है और जलीय जीव जंतु आसानी से उसमें जिंदा है। अगर यहाँ भी बर्फ जमता, यहाँ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, तो सब बर्फ में चिप करके सब मछली मर जाती, जलीय जीव जंतु मर जाता। ठीक हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापक्रम जो होता है, आज भी डॉक्टरी पैमाने पर मानव शरीर का तापक्रम डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, न कि डिग्री सेंटीग्रेड में। मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक हो गया, राइट। अगर इसको सेंटीग्रेड पैमाना पर ले जाए तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मानव शरीर का टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में रहेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। हो गया, राइट। एक अति था, इस चैप्टर का सवाल था, मान लो पानी है यहाँ पर, इसमें हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को डाल दिए। ठीक है, ये है बर्फ, इसमें डाल दिया, बर्फ डाल दिया, इसका लेवल को नोट कर लिए। यहाँ तक लेवल था, ठीक है, लेवल यहाँ तक था। अब बर्फ पिघलेगा धीरे धीरे, इसमें बर्फ पिघलते जाएगा, बर्फ पिघलेगा। तो अब सवाल है कि ये लेवल का क्या होगा। जो पहले यहाँ पर लेवल था बर्फ डालने के बाद, ये लेवल यहाँ तक लेवल जो था, तो क्या ये बर्फ पिघलने पर लेवल बढ़ेगा या लेवल घटेगा या उतना ही रहेगा? ये क्वेश्चन यही था। एक बीकर में पानी, आधा गिलास पानी ले लिए, उसमें एक बर्फ डाल दिए और इसके स्केल पर नाप लिया कि कितना उसमें क्या उसका लेवल है। अब बर्फ पिघल रहा, धीरे धीरे बर्फ पिघल रहा है। तो जब समूचा बर्फ पिघल गया तो क्वेश्चन था कि पानी का लेवल ऊपर उठेगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा, या पानी का लेवल कांस्टेंट रहेगा, उतने का उतना ही रहेगा। इसका सही उत्तर होगा कि पानी का लेवल उतने का उतना ही रहेगा, न कि बर्फ के पिघलने से बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि ये देखिए इतना पोर्शन ये पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, राइट। ये जैसे जैसे पिघलेगा ये बर्फ, ये पानी बनेगा तो इसी लेवल को भरेगा। वो जितना उसका वजन था वो उसी लेवल के अनुसार वो यहीं तक भरेगा, इसलिए लेवल उसका कांस्टेंट रहेगा। पूरा बर्फ पिघल के इतना ही जितना वो हटाया था बर्फ, उतना ही को भर देगा, राइट। इसलिए बर्फ के पिघलने से लेवल नहीं बढ़ेगा और लेवल कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट।
अब इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं उसमें प्रसार, उसमें प्रसार, राइट। 3 प्रकार का होता है, रैखिक प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ठीक है, राइट। रैखिक प्रसार गुणांक को अल्फा से लिखते हैं, इसको बीटा से लिखते हैं, इसको गामा से लिखते हैं, ठीक हो गया। रैखिक प्रसार माना हुआ कि अगर एक माने 5 सेंटीमीटर का हम ले लिए कोई आयरन के रॉड को, उसको थोड़ा हीट किए तो उसमें थोड़ा सा लंबाई में वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके लंबाई में वृद्धि होते जाएगा, इसलिए इसको अल्फा को लिखते हैं कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुना पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया, राइट। उसी तरह हम बीटा को लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिखेंगे डेल्टा भी गामा को आयतन डेल्टा भी बटे भी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। उसी तरह डेल्टा ए बटा ए डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब हम देखते हैं कि लंबाई में वृद्धि, मान लिया ये सेंटीमीटर था, लंबाई वृद्धि प्रारंभिक लंबाई ये भी सेंटीमीटर में ही होगा और डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसको काटें तो क्या बचा जी, 1 बटा डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, राइट। डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस लाइन को बोलते हैं प्रति युवा डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या होगा अल्फा का लगाई प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको ऊपर उठा लीजिए तो -1 लिख दीजिए, हो गया अल्फा के इकाई ये हो गया। इस तरह हम इकाई को निकालेंगे, सब का मान बैठा देंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा दैट इज योर आंसर। इकाई निकालने का यही तरीका है, ठीक है। किसी तरह इसका भी इकाई निकालेंगे, इसका भी इकाई निकाल लेंगे, ठीक होगा, राइट। सबका इकाई तो यही आएगा जी, कहे कि इसमें भी मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये कट गया डिग्री सेंटीग्रेड, ये तीनों का इकाई यही होगा या यही होगा, ठीक होगा, राइट। चाहे रैखिक प्रसार हो, चाहे क्षेत्रीय प्रसार हो, चाहे आयतन प्रसार गुणांक हो, तीनों के इकाई 1 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक हो गया। या उसको ऊपर उठा देंगे तो ये होगा, ठीक है, या ये हुआ या ये हुआ, ठीक होगा, राइट। ठीक है, लंबाई वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुना बाय डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, राइट। ठीक है, अब हम तीनों में संबंध को देखेंगे। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। आयतन है 3 होगा, एरिया है 2 होगा, स्क्वायर होगा, ये होगा ये होगा, ठीक होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों से देखते हैं, अल्फा बटे बीटा बराबर अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा बटे गामा गामा बराबर 1 बटे 3, इसलिए बीटा बराबर 2 अल्फा, इसलिए गामा बराबर 3 अल्फा। यही संबंध हुआ, यही संबंध हुआ, ठीक हो गया। इसका मतलब हुआ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा बराबर 2 इंटू रैखिक प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक होगा 3 इंटू रैखिक प्रसार गुणांक, ठीक होगा। यही अभी संबंध है, ठीक हो गया। ये चूंकि रैखिक था इसलिए 1 हुआ, ये चूंकि एरिया था इसलिए 2 हुआ, ये चूंकि आयतन था इसलिए 3 हो गया। इसमें तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक हो गया। यही तीनों में संबंध स्थापित है।
कभी कभी पूछता है ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होगा, 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होगा, 3 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक हो गया, राइट। ये अभिष्ट संबंध है। अब हम देखेंगे कि किसी भी थर्मामीटर में पारा क्यों भरता है। अगर पानी भरे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि पानी का डेंसिटी कम होता है और आयतन प्रसार गुणांक भी कम होता है। हो गया, पारा का घनत्व अधिक होता है और आयतन प्रसार गुणांक ये इसका मान अधिक होता है। पारा का आयतन प्रसार गुणांक अधिक होता है और पारा का घनत्व भी अधिक होता है। इसलिए पारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्या कि डेंसिटी उसका अधिक है। इस वजह से हम पारा को ही थर्मामीटर में भरते हैं। अगर पानी को भी भरेंगे तो इसके अपेक्षा 13 गुना लंबा लेना होगा। इसका होता है 13.6, पानी को होता है 1 डेंसिटी। इसके रेस्पेक्ट में उसको पानी को अगर ये 5 मीटर का, अगर ये 10 सेंटीमीटर का थर्मामीटर है पारा का, तो उसको 10 को 13 से गुना करिए, 130 सेंटीमीटर का आपको लेना होगा पानी का थर्मामीटर। ठीक है, और उसका आयतन प्रसार गुणांक उतना अच्छा नहीं है जितना कि पारा का है। पारा का आयतन प्रसार गुणांक भी अधिक होता है और डेंसिटी भी अधिक होता है। इस वजह से हम पारा को अधिक प्रीफर करते हैं थर्मामीटर में भरने के लिए। ठीक है, राइट। ठीक हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब है जनरल गैस समीकरण P1 V1 बटा T1 P2 V2 बटा T2। यही है समान गैस समीकरण बराबर नियतांक, एक नियतांक। हो गया, राइट। इसी से हमको चार्ल्स लॉ निकला, इसी से बॉयल्स लॉ निकला। बॉयल्स लॉ क्या था, अस्थिर तापक्रम पर। अस्थिर तापक्रम में T1 बराबर T2। पहले का जो तापक्रम कभी पहले भी जो था वो बाद में भी वही था, इसलिए T1 बराबर T2 दोनों कट गया। बॉयल्स लॉ क्या हुआ जी, बॉयल्स नियम P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, इसलिए P भी बराबर K, इसलिए P समानुपाती 1/V। ये हुआ बॉयल्स का लॉ, राइट। चार्ल्स का लॉ होता है अस्थिर दबाव पर, मतलब P1 इक्वल टू P2। ये हुआ एक समीकरण बॉयल का नियम। और चार्ल्स का नियम अस्थिर, बॉयल्स के नियम में T अस्थिर था, T अस्थिर हो गया, इसमें P अस्थिर, तो क्या निकल के आएगा जी, P अस्थिर, दोनों तरफ P1 P2 कट गया, V1 बटा T1 V2 बटा T2, इट मीन्स बराबर K, इट मीन्स V समानुपाती T। ये हुआ चार्ल्स का नियम। ठीक हो गया, राइट। चार्ल्स के नियम को हम कल डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक हो गया। चार्ल्स के नियम में हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, सीधे समानुपाती है। टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका आयतन घटता है, राइट, समानुपाती है। इसके घटाने से ये घटेगा, इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। आप अगर देखा गया प्रयोग में, अगर टेम्परेचर का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, इसको कल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर घटाया जाए, क्योंकि T बराबर क्या होता है, T बराबर 273 प्लस T हो गया, T E है डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट। T का मान हम -273 रखें तो ये 0 हो जाएगा,
ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, अपन हम यही पुट कर दें यहाँ पर, राइट। यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। ठीक हो गया। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन जो है, गैस सिकुड़ करके एक बिंदु बन जाता है। इतना बड़ा गैस था, सिकुड़ के बहुत बिंदु बन गया, मैंने शून्य हो गया। इसलिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसी -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम परम शून्य तापक्रम कहते हैं, या 0 डिग्री केल्विन। हो गया। ये देखिए, ये दोनों हुआ 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम को हम लोग परम शून्य तापक्रम कहते हैं। इसलिए इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, यानी गैस सिकुड़ करके बिल्कुल बिंदु हो जाता है, बहुत हल्का बिंदु हो जाता है। ठीक है, राइट। इसलिए हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन को हम लोग परम शून्य तापक्रम कहते हैं। परम शून्य तापक्रम इसलिए बोले क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री केल्विन पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसलिए हम इस -273 डिग्री सेंटीग्रेड को या 0 डिग्री केल्विन को हम लोग परम शून्य तापक्रम कहते हैं। ठीक है, राइट। हो गया। अब कल हम डिटेल में पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ को, राइट। पिछले क्लास में हमने एक सवाल दिया था, उसको हल करना था। वह सवाल था दो विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का वेग 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड एवं 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से गति करता है। हो गया, राइट। इनके बीच क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक होगा, राइट। हम पहले बताए थे क्रिटिकल एंगल में संबंध हमने पहले बताया था बटे sin c, whereas c is the critical angle, राइट। यही सूत्र हम निकाले थे तीन क्लास पहले, यही सूत्र हम निकाले थे। ये था कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्तनांक इन रेस्पेक्ट टू एयर, और क्या होता था जी 1.33 होता था। 1.33 बराबर 1/sin c, यही संबंध हम निकाले थे। हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल मांग रहा हूँ, ये मांग रहा है, ये इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, इधर 1 से ज़्यादा होगा तब ये नीचा होगा sin c, अगर कम होगा तो sin c ऊपर रहेगा, 1 नीचा रहेगा। ठीक है, राइट। इसका मान 1.33 मान 1 से ज़्यादा था। अब हम इसमें देखते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। कौन बड़ा है जी? ये बड़ा है और ये छोटा है। हो गया। इसको हम करेंगे 2.5 गुना 10⁸ बटे 2 गुना 10⁸ वो बटा 1/sin c, राइट। ये निकला म्यू। हो गया, कटेगा ये। हो गया, कितना हो गया 1.25 निकला। ठीक है, राइट। बराबर
बराबर 1/sin c आ गया। यही था, यही चीज़ यहाँ तो आया। ये हम निकाल के देखे थे, वाटर का अपवर्तनांक इन विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर 1/sin c। वाटर का अपवर्तनांक 1.33 होता था। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब नीचे में sin c रहेगा। 1 से ज़्यादा होने के लिए हमने ये ऊपर में रखा, ये नीचे में रखा, 1 से ज़्यादा आ गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अब sin c किधर लाइए, sin c बराबर 1/1.25 बराबर 100/125 हो गया, राइट। तो sin c बराबर 4/5 आ गया जी। sin c बराबर 4/5 हो गया, राइट। अब c को उधर, c यहाँ रह जाएगा, साइन को उधर भेजिए, sin -1 4/5, यही हुआ आंसर। क्रिटिकल एंगल का मान क्या निकला, sin 1 इनवर्स 4/5। इसका ऑप्शन 3 वो था, 4 ऑप्शन था इसमें, जिसमें कि ये सही जवाब होगा, यही, राइट। आ गया समझ में, ठीक है, ओके, थैंक यू।